नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। दोस्तों, हमने ये सीरीज शुरू की थी एमपीपीएससी 2020 नवीन सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो पूरी निःशुल्क कक्षाएं थी हमारी प्रातः डेली 8 बजे से आती थी। लगभग 2-3 महीने से आपको क्लासें नहीं मिल रही थी। इसका कारण एक प्रमुख मेरा पर्सनल कारण था, क्योंकि दोस्तों आप ही लोगों की तरह मैं भी एस्पिरेंट्स हूँ और उसी दौरान मेंस का भी रिजल्ट आया था और उसी के साथ साथ प्री भी आ गई थी। तो मेंस और प्री दोनों में मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा और उसी कारण से मैं आप लोगों को यहाँ पर समय नहीं दे पाया। और अब मैं जो मेरी पूरी प्री इलेक्टेड मटेरियल पूरा तैयार था और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक चांस मिला है, काफ़ी अच्छा चांस मिला है कि लगभग परीक्षा 2 महीने आगे चली गई है और मैं कोशिश करूँगा इसमें कम से कम हिस्ट्री का जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँ। यह वीडियो पर डे आप लोगों को 8 बजे प्रातः इसी चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इट विल बेनिफिशियल फॉर यू। यह 22वां नंबर है, इसके पहले 22 वीडियो और मैं अपलोड कर चुका हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे अधिनियम है उनकी एक मैंने वीडियो बना दी है। इसमें मैंने कुछ अधिनियम डिस्कस कर लिए हैं और काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस किए हैं दोस्तों। यकीन मानिए जितना मैंने डिस्कस किया है उससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना कोई भी नहीं है। आपको काफ़ी अधिक इतना लेंदी जो दिए गए हैं संविधान तथा संविधानिक जो संस्थाएं दी गई हैं उनको डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको कोशिश करना है गागर में सागर भरने की और इतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यह स्पेशली सीरीज में आने आप लोगों को बता दिया क्या कारण था, क्यों यह अभी तक नहीं आ पाई थी, परंतु अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा पूरा का पूरा मटेरियल तैयार रख लिया था मैंने उस समय ही, और केवल रिकॉर्डिंग करके मुझे अपलोड करते जाना है आपको। और इसकी जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको उसकी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोगों का काम बन जाए और मेरा रिवीजन हो जाए, दोनों का काम बन जाएगा। काफी अधिक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह 22वां नंबर है, इसके पहले मैं बंस डिस्कस कर चुका हूं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसकी, टोटल एमपीपीएससी नवीन सिलेबस, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आप उसे देख सकते हैं। पूरे जितने भी आपको है इसके पहले की वीडियो 22 वीडियो है लगभग। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पूरा मैंने उसको डिस्कस किया है, बुंदेला विद्रोह सभी को डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जना समय ना लेते हुए स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा गुप्त वंश को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे प्रमुख गुप्त वंश है आपका स्पेशली मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे जब हम इस एरा में जाते हैं तो मध्य प्रदेश का गुप्त वंश है। यह वीडियो दोस्तों लगभग 2 या 3 पार्ट में आएगी, क्योंकि बड़ा वंश है और मैं चाह रहा हूँ वीडियो छोटी से छोटी हो, जिससे कि आप उसको एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं इसके और जल्दी से जल्दी आप इसे रिवाइज करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फैक्ट है गुप्त वंश में सर्वाधिक पराक्रमी शासक कौन हुए थे? समुद्रगुप्त हुए थे दोस्तों। और इनके कौन थे? हरिसेन नामक इनके जो राजकवि थे, दरबारी थे, उनके द्वारा एक शिलालेख भी लिखा गया था। कहां पर? जिसे इलाहाबाद या प्रयागराज प्रशस्ति लेख भी कहा जाता है। तो हरिसेन इन्हीं के यहाँ पर राजकवि थे, तो यह भी आपको याद रखना है। तो समुद्रगुप्त थे, यह गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश तथा दक्षिण भारत पर विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इनका सन क्या था दोस्तों? 335 से 380 ईस्वी। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। तो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक थे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं दोस्तों। गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह था दोस्तों वह कौन सा था? गरुड़ था। तो गरुड़ स्तंभ आप लोगों ने देखा, वो तो शुंग वंश में बना था, परंतु आपको यहाँ पर यह याद रखना है जो गरुड़ चिन्ह है वह किसका था? प्रमुख गुप्त वंश का प्रमुख था। देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट। समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश के सागर से प्रवेश होते हुए दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए मंडला के रास्ते दक्षिण भारत गए थे। तो यहाँ पर आपको पॉइंट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है जिसे याद रखना है। मैं चाहे आप लोग तो आप लोगों को हाईलाइट भी कर देता हूं। तो समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश के कहां से इन्होंने प्रवेश किया था? सागर से। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्होंने कहां से प्रवेश किया था। और प्रवेश होते हुए यह कहां पर पहुंच गए थे? आपके जबलपुर और दमोह मंडला होते हुए मंडला के रास्ते यह दक्षिण भारत में इन्होंने प्रवेश किया था दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने दोस्तों विदिशा के जो शक वंश था, मैंने शुरुआत में आपको बताया था शक वंश विदिशा पर था शासित, तो विदिशा के शक वंश के सामंत श्रीधर बर्मन पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। और इस बात की जानकारी एरण में एक लेख लिखाया था इन्होंने, इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं अलग से आपको बता देता हूं। एरण में एक लेख लिखाया था, यहां पर देखिए आप, इस विजय के उपलक्ष्य में सागर के एरण में एक स्मारक या लेख लिखाया था जिसमें इस विजय की जानकारी मिलती है। किस विजय की जानकारी मिलती है? श्रीधर बर्मन पर विजय प्राप्त की थी। और श्रीधर बर्मन किस वंश से थे दोस्तों? यह शक वंश से थे। और यह कहां पर थे? यह विदिशा में थे। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गुप्त वंश से संबंधित। चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट और हो सकते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी उनके इलाहाबाद स्तंभ से मिलती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। हरिसेन इसके रचनाकार थे और इसी से इनकी जानकारी मिलती है। देखते हैं इस स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त ने अनेक जनजातियों को पराजित किया। तो दोस्तों आप समझिए, वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं और उस समय भी जनजातियां ही निवास करती थी। तो इस स्तंभ के अनुसार समुद्रगुप्त ने अनेक जनजातियों को पराजित किया था।
जैसे अब यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है, कौन सी जनजाति कहां पर शासन करती थी, इनको नोट कर लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो देखते हैं खपरेक जनजाति, तो याद रखिए खपरेक जो जनजाति थी समुद्रगुप्त ने दमोह के पास पराजित किया था। तो दमोह मैंने बताया था आपको, सागर से उन्होंने एंट्री ली थी, फिर दमोह में वह गए थे। तो दमोह की जनजाति का नाम क्या है दोस्तों, खरपरेक जनजाति को समुद्रगुप्त ने दमोह के पास पराजित किया था। इसकी जानकारी वहां प्राप्त शिलालेख से मिलती है। सेकंड देखते हैं, सनकानिक जनजाति का भी उल्लेख प्रयाग स्तंभ में मिलता है दोस्तों। तो सनकानिक जनजाति भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी और इसका जनजाति का भी उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों, प्रयाग स्तंभ में मिलता है, जो कि किससे संबंधित है, आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब देखते हैं अन्य अभिलेखों में ऐसे 18 वन राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं दोबारा से। ऐसे अभिलेखों में कितने वन राज्यों का जानकारी मिलती है, 18 वन राज्यों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के कितने वन राज्यों को परास्त किया था। तो 18 वन राज्यों का उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त के हरिसिंह रचित जो प्रयाग स्तंभ है उससे। उन्होंने समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में पराजित किया था इनके एक क्या था, डाभाल। काफी अधिक सर्वाधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है, इसको यकीन मानिए आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अगर बना तो इससे तो 100% ही बनेगा। तो डाभाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी थी, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जबलपुर के पास में दोस्तों। कलचुरी वंश की भी यही राजधानी थी दोस्तों, कलचुरी वंश हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। परंतु यहां पर आपको याद रखना है कि जो डाभाल थी वह किसकी राजधानी थी, वह राजधानी थी त्रिपुरी में थी राजधानी। डाभाल एक जनजाति थी और उसे किसने पराजित किया था, उसे पराजित किया था समुद्रगुप्त ने ही इसे पराजित किया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किससे संबंधित, समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए।